तो दोस्तों आज का टॉपिक है संधि। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो परिभाषा लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार को हम क्या कह सकते हैं? परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका एक डिफिनीशन हो गया है। अब देखते हैं संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद, यहाँ लिखिए संधि के भेद। तो संधि तीन प्रकार का होता है। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो संधि के तीन प्रकार हो गए। ठीक है, पहला स्वर, दूसरा विसर्ग और दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग संधि। तो यहाँ पर अब स्वर संधि के जो प्रकार हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। इसको हम डिटेल में इस प्रकार दिखा सकते हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा स्वर संधि है गुण संधि। गुण संधि। इसको 2 संज्ञा देंगे, 2 का नाम देंगे। नंबर 3 है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। और नंबर 4 पर जो संधि है उसका नाम है यड़ संधि। यड़ संधि। और 5वीं संधि जो है इसका नाम है अयादि संधि। अयादि संधि। ठीक है, यहाँ पर स्वर संधि 5 प्रकार हो गया। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्वर संधि है क्या। हम स्वर संधि का डिफिनीशन देख लेते हैं कि स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि, तो जो इसका डिफिनीशन है, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो डिफिनीशन लिख लीजिए, दो स्वरों के मेल से जो विकार को ही हम परिवर्तन कह सकते हैं। परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि 5 प्रकार का है जो हमने ऊपर अभी जिक्र किया इसका। अब बारी बारी से हम इन 5 संधियों को देखते हैं कि दीर्घ संधि क्या है, गुण संधि क्या है, वृद्धि संधि क्या है और
यड़ संधि क्या है, अयादी संधि क्या है, इनको बारी बारी से हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है दीर्घ संधि। नंबर 1, तो दीर्घ संधि की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, ह्रस्व या दीर्घ, तो इसका डिफिनेशन है ह्रस्व या दीर्घ, यानी ह्रस्व स्वर में आता है अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। तो इसका डिफिनेशन है ह्रस्व या दीर्घ, तो ह्रस्व में लिख लीजिए अ ई छोटा उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व तो पता ही है अ ई उ री, और दीर्घ में आता है आ ई बड़ा उ, स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ का मतलब यानी आ ई बड़ा उ हो जाते हैं। ठीक, ये तो गया इसका डिफिनीशन। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में है जैसे देव धन अर्चन, तो इसका जो एग्जाम्पल संधि हो जाएगा देवार्चन। दूसरा एग्जाम्पल है दैत्य धन अरि, तो इसका जो संधि हो जाएगा दैत्यारी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे राम धन अवतार, तो हो जाता है रामावतार। वेद धन अंत, तो होता है वेदांत। ठीक है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सत्य धन अर्थी, क्या हो जाएगा सत्यार्थी। ठीक है। तो यह जो है दीर्घ संधि है। जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं परम धन अणु, तो हो जाता है एग्जाम्पल परमाणु। संधि करेंगे तो हो जाएगा परमाणु। तो ये सभी एग्जाम्पल जो हैं दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट जो संधि है दूसरा वाला पढ़ते हैं। ये पहला है दीर्घ संधि, अब दूसरा पढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि, तो दूसरा संधि पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा, यदि अ और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो परिभाषा हो गया, तो इसका जो सूत्र की तरह से लिख लेते हैं, अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई अगर आता है तो यह ए बन जाता है, और यदि अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ बन जाता है। यदि अ
या आ के बाद री स्वर आए तो यह अर बन जाता है, अर। तो यह तो रूल हो गया। इस पर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे महा, ये उदाहरण है। महाधन ईस, यानी कि आ स्वर के बाद बड़ी ई आया है तो इसका जो एग्जाम्पल बनेगा महेश हो जाएगा, महेश, संधि हो गया। और देखते हैं नर धन ईस, नर धन ईस, इसका हो जाएगा नरेश, नरेश। ठीक है। आगे है ज्ञान धन उपदेश, ज्ञान धन उपदेश, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देव, देव धन ऋषि, तो हो जाएगा देवर्षि, देवर्षि। ठीक है, देवर्षि हो जाएगा। आगे है ग्राम, ग्राम धन उपदेश, या तो फिर ग्राम के साथ उत्थान करते हैं, ग्राम का उत्थान, ग्राम धन उत्थान। तो इसका जो एग्जाम्पल बनेगा ग्रामोत्थान, ग्रामोत्थान। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अ और उ मिलकर कौन बन गया, ओ बन गया है। जैसे गंगा धन उर्मी, गंगा धन उर्मी, इसका बने गंगोर्मी, गंगोर्मी। ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने भी एग्जाम्पल हैं गुण संधि के हैं। तो गुण संधि का रूल है अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आता है तो ए बनता है, अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ बनता है, और अ या आ के बाद री आता है तो अर बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसका जो एग्जाम्पल था देवधन ऋषि तो होता है देवर्षि, तो र बन गया री। अब तीसरी संधि है, तीसरी संधि लिखते हैं वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, ये तीसरी संधि है। नेक्स्ट टॉपिक, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो वृद्धि संधि का परिभाषा है अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है, तथा अ और आ के पश्चात ओ आए तो ओ या औ आए तो दोनों के मेल से अ हो जाता है। तो परिभाषा लिख लेते हैं। अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है, तथा अ और आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। ये तो डिफिनीशन हो गया। तो यहाँ पर इसका शॉर्टकट में लिखते हैं अ या आ के पश्चात ए
या अय आए तो अय हो जाता है। ठीक है। दूसरा है अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। ये तो रूल हो गया शॉर्टकट में, आपको इतना ही याद रखना है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे महा, उदाहरण लिखते हैं यहाँ पर, उदाहरण महाधन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। तो इसका जो संधि हो जाएगा महेश्वर्य हो जाएगा, महेश्वर्य। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तत् धन एवं, तत् धन एवं, तो क्या हो जाएगा ततैव, ततैव। ठीक है। जैसे मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य, क्या हो जाएगा मतैक्य, मतैक्य, यानी कि अ और ए मिलकर अ हो जा रहा है तो मतैक्य हो जाएगा। जल धन, जल धन ओध, ओध, क्या हो जाएगा जलौध, जलौध। ठीक है। महाधन औषध, महाधन औषध, क्या हो जाएगा महौषध, महौषध। ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए, यानी कि ये सभी वृद्धि, यानी कि सब मिलाकर ए या आ के बाद ए या आए आए तो आए हो जाता है, अ और आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट है नंबर 4, यड़ संधि। यड़ संधि जो है नंबर 4 पे आता है। तो इसका परिभाषा है यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का य हो जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का व हो जाता है तथा री का र हो जाता है। तो इसका आप डिफिनेशन लिख लीजिए। यदि ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद तो इसमें एक और है तथा ऋषि है के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का य बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है छोटा ऊ और बड़ा ऊ का व बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है तथा री का, ऋषि है, का र हो जाता है, हो जाता है। तो डिफिनीशन बहुत इजी है। तो इसका सूत्र के रूप में लिख लेते हैं छोटी ई, चलिए ठीक है। इसका लक्षण देख लेते हैं। लक्षण क्या रहेगा, लक्षण लिख लीजिए यहाँ पर। लक्षण में है कि आपको देखने को मिलेगा य, व और र, ये 3 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो फार्मूले की तरह लिखते हैं छोटी ई या बड़ी ई, इन दोनों के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर, तो बनेगा य। ठीक है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर असमान स्वर आ रहा है, असमान स्वर, तो बनेगा व। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में है री के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है, असमान
स्वर कोई असमान स्वर आ रहा है तो इसका र बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्टकट में। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। तो यह के लिए उदाहरण पहले देखते हैं कि यह के लिए क्या उदाहरण बनेगा। जैसे अति धन अधिक, अति छोटी है प्लस अधिक, यानी कि छोटी ई के बाद अ जो है भिन्न स्वर है तो क्या बनेगा, अत्यधिक, अत्यधिक। तो यहाँ पर छोटी ई और अ मिलकर यह बन गया है। और एग्जाम्पल देखते हैं, सुधन आगत, तो क्या हो जाएगा, स्वागत। सॉरी, इसके लिए एग्जाम्पल दूसरा देते हैं, ये तो नेक्स्ट वाले में आ जाएगा। प्रतिधन, प्रति धन य, तो क्या है, प्रत्यय, प्रत्यय। ठीक है, यहाँ पर छोटी ई और अ मिलकर के यह बन गया है। ठीक है, प्रत्यय। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऊ के लिए, ये तो हो गया, य के लिए हो गया है। अब व के लिए देखते हैं, तो अनु धन ईस, या तो इच्छा कर लेते हैं, इच्छा, तो इसका हो जाएगा अन्विच्छा, अन्विच्छा। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सुधन आगत, इसमें रहेगा ये दूसरे वाले में, सुधन आगत, इसका हो जाएगा स्वागत, स्वागत। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अनुधन अय, अनुधन अय जो मिलकर बनेगा अन्वय, अन्वय। तो यहाँ पर यड़ संधि के दो एग्जाम्पल हो गए। अब र का देखते हैं, री के बाद अगर असमान स्वर आता है तो र हो जाता है। जैसे पितृधन आनंद, सॉरी पितृ ऐसे रहेगा, छोटी रहेगा, पितृधन आनंद, तो इसका हो जाएगा पित्रानंद, पित्रानंद। तो यहाँ पर त्र में र जुड़ गया है तो पित्रानंद हो गया है। आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका, मातृ आदेश, मातृ धन आदेश, क्या हो जाएगा, मात्रादेश, मात्रादेश। एग्जाम्पल हैं गुण संधि, यड़ संधि के। आगे देख लेते हैं, पितृ आज्ञा, पितृ री आया इसमें, प्लस आज्ञा असमान स्वर है तो हो जाएगा पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक है, ये सभी यड़ संधि के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट और पांचवा संधि आता है अयादि संधि। तो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। तो अयादि संधि का जो डिफिनीशन है, परिभाषा है, यदि ए, ऐ, ओ और स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। तो डिफिनेशन लिखते हैं, यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ, ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ, ओ का औ
और अव का आव हो जाता है। ठीक है, ये तो पहचान हो गया। यह आपको संधि के जब संधि कर लेंगे तो उसके आखिरी में अंत में आपको अय आय अव या आव मिलेगा। तो लक्षण क्या है, ये इसका लक्षण भी है, ये लक्षण यानी पहचान भी इसका यही है। तो आपको पहचान में पता चल जाता है कि अगर अय आव या फिर आय अव लगा हुआ है तो वहाँ पर अयादि संधि होगा। तो देखते हैं डिफिनीशन फार्मूला के रूप में। जैसे फार्मूला क्या होता है, ए अय ओ और औ के बाद, ठीक है, यदि औ के बाद अ स्वर आ रहा है, अ स्वर यानी इसके बाद अ स्वर आ रहा है तो दोनों मिलकर के, तो ये दोनों मिलकर क्रमशः यानी कि जो अ ए है ये क्या बनेगा, अय, यानी अ है तो ए मिलकर क्या बनेगा, अय, तो अय क्या बनकर मिलेगा, आय। ठीक है, ओ मिलकर क्या बनेगा, ओ जो है अव बनेगा, और जो अव है वह मिलकर क्या बनेगा, आव। ठीक है, तो यहाँ पर केवल अ स्वर के देखिए ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से, दूसरे स्वर में क्या है, हमने यहाँ पर केवल अ लिया है। ठीक है ना, अ से हो तो ए जो है अय बन जाता है, अय जो है आय बन जाता है, ओ अ बन जाता है और अ आव बन जाता है। तो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या क्या बनता है। उदाहरण ठीक है, जैसे गय धन अक, गय धन अक, जिसका हो जाए गायक, गायक। ठीक है, यहाँ पर अय की मात्रा है और यहाँ पर अ है। ठीक है, तो हो जाएगा गायक, क्योंकि यहाँ पर आ का मात्रा लग गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। गय धन अन, क्या है, गायन, गायन। ये सभी अयादी संधि के हैं। आगे देखते हैं, पो धन अक, तो हो जाएगा पावक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ओ धन अन, तो हो जाएगा पवन। नेक्स्ट है हो, ओ की मात्रा है प्लस अन, अन, क्या हो जाएगा, हवन। तो यहाँ पर जितने भी हैं ये सभी अयादी संधि के एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों अगर आपको अयादी संधि समझ में आया हो तो आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, ये तो नंबर 5 हो गया। अब दूसरे संधि पाते हैं, व्यंजन संधि पर। तो दूसरा संधि है व्यंजन संधि। इसकी परिभाषा है, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो डिफिनेशन लिख देते हैं, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से, व्यंजन के आने से उस व्यंजन में, उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। वह व्यंजन संधि कहलाता है। ये तो हो गया इसकी परिभाषा।
तो व्यंजन संधि में कुछ नियम चलते हैं। नियम नंबर 1, तो नियम नंबर 1 देखते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो नियम नंबर 1 कहता है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो पहला नियम कहता है कि अगर आपका किसी वर्ग का पहला वर्ण, तो पहला वर्ण क्या हो सकता है? क, च, ट, त और प। ये पहला वर्ण है। इन पांचों वर्गों में पहला वर्ण है। यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन हो जाए, तो इसका जो परिवर्तन हम ये करते हैं, तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है? इसके बाद अगर हम मेल करवा दें इसका स्वर या फिर अंतस्थ से, अंतस्थ, अंतस्थ में कौन कौन आते हैं? य आता है, य, र, ल, व। ये जब ये चारों जो वर्ण हैं ये अंतस्थ में आते हैं, तो इसका मेल किसे कराना है? चाहे आप स्वर से करा दीजिए, चाहे अंतस्थ किसी इस वर्ण से। अगर इसके बाद यानी क, च, ट और त, प में के बाद या तो कोई स्वर आ जाए या तो अंतस्थ आ जाए, तो तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे क का तीसरा क्या आएगा? ग आ जाएगा, तो ये क जो है ग में कन्वर्ट हो जाएगा। च किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ज में। और ट जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट के लिए ड हो जाएगा, ठीक है, ड। और त के लिए त जो है द में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो प है वो तीसरा वर्ड ब में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नियम नंबर 1 कहता है कि अगर किसी वर्ग का पहला अगर अक्षर है, वर्ड है, अगर उसके बाद कोई स्वर या अंतस्थ आता है तो तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण पहला है दिक प्लस अंत। दिक प्लस अंत, तो इसका जो संधि होगा दिगंत हो जाएगा, दिगंत। तो यहाँ पर क का जो है लोप हो गया है और ग में कन्वर्ट हो गया है, तो दिगंत हो गया। आगे क्या है? दिक धन गज, क्या है? दिग्गज, दिग्गज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाक धन ईस, वाक धन ईस, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा एग्जाम्पल वागीश, वागीश, ये भी ग में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिक धन दर्शन, दिक धन दर्शन, तो इसका संधि हो जाएगा दिग्दर्शन, दिग आधा रहेगा, दर्शन, दिग्दर्शन। जैसे ऋक धन वेद, तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद हो जाएगा। तो यहाँ पर नियम नंबर 1 कहता है कि अगर पहला वर्ड किसी भी वर्ग का ले लिया जाए और उसके बाद कोई स्वर या कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो उसके बाद तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट नियम नंबर 2 है, तो दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम, वर्ग के पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन।
अब पहला वर्ड क्या क्या है? क, च, ट, त और एक है प। ये पहला वर्ड हो गया। अब इसका मेल अगर हम इसका मेल किसी अनुनासिक वर्ड के होने से, कोई अनुनासिक वर्ड ले लें इसके बाद, अनुनासिक, किसी अनुनासिक वर्ड को ले लें। अनुनासिक मतलब जो नाक से बदले जाते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं, इसका नाक में कुछ, नाक का कुछ अहम रोल होता है, तो अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है। वर्ड के होने से अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है, ध्वनियों में बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ का एक एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। तो एक जो कहते हैं वाक, वाक जो है, एक क जो है पहला वर्ग का पहला ही अक्षर है, वर्ड है, तो इसको हम मैं के साथ मिलाते हैं, तो मैं क्या है, कोई ये म जो है प वर्ग का आखिरी है, यानी नाक से बोले जाता है म, तो इसका जो संधि होगी ये होगी वांगमय, वांगमय। ठीक है, इसका संधि ये हो जाएगा। जैसे दिक, धन, नाक, तो क्या हो जाएगा, दिनांक, क, तो इसका जो क्या हो जाएगा, दिनांक। तो दिनांक का मतलब कि ये जो है नासिक से, यानी कि नाक से बोले जाने वाले वर्ड हैं। जैसे वांग्मय, दिनांक, ये सभी नाक से ही बोले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर दूसरा रूल कहता है कि अगर वर्ग का पहला वर्ड हो तो पांचवें वर्ड में कैसे बदल जाते हैं, जब कोई नासिक यानी अनुनासिक वर्ग के होने से नाक से बोले जाते हैं। अनुनासिक जो वर्ड है इसके होने से नाक से बोले जाते हैं। तो रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3, छ संबंधी नियम, यानी छ छाता, छ संबंधी नियम, यानी छ से लेकर कुछ नियम हैं, इसको देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का मेल, ह्रस्व या दीर्घ का मेल छ छाता के साथ किया जाए। छ से होने पर, छ से पहले, छ छाता से पहले च जोड़ दिया जाता है, च जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर में कौन कौन आएंगे? ह्रस्व स्वर में आएगा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर में कौन आएगा? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये सभी क्या है? ये दीर्घ स्वर हैं। तो यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छ छाता से होने पर छ से पहले च को जोड़ा जाता है। तो रूल यही कहता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, तो उदाहरण नंबर 1 इसका है संधि, धन, छेद। तो क्या हो जाएगा? संधि छेद। क्या हो जाएगा? संधि छेद। संधि छेद। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे अनु, धन, छेद। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद, अनुच्छेद। नेक्स्ट है स्व,
स्वधन छंद, क्या हो जाएगा? स्वच्छंद, स्वच्छंद। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। देखिए आगे देखते हैं, वृक्ष धन छाया, तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? वृक्षाया, वृक्ष छाया, छा रहेगा या रहेगा। ठीक है, वृक्षाया। ठीक है, आगे देखते हैं, आधन, आधन छादन, छ छाता रहेगा यहाँ पर, छादन, तो क्या हो जाएगा? आच्छादन, आच्छादन। ठीक है, एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, विधन छेद, क्या हो जाएगा? विच्छेद। ये सभी के सभी जो है व्यंजन संधि का रूल नंबर 3 में आते हैं। जैसे परि धन छेद, क्या हो जाएगा? परिच्छेद, परिच्छेद। तो पहचान क्या है कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद एक छ आ रहा है तो छ से पहले आधा च जुड़ जाएगा। तो इन एग्जाम्पलों से क्लियर हो गया है। अब इसका नियम नंबर 4 देखते हैं व्यंजन संधि का। तो यहाँ पर रूल नंबर जो 4 है ये है त संबंधी नियम, त संबंधी नियम। ठीक है, तो जो त है, यदि त के बाद, चलिए इसका थोड़ा बड़ा बनेगा, त के बाद ठीक है, ध्यान से रखिएगा, अगर त के बाद च या छ आ रहा है, च या छ आ रहा है तो यह कन्वर्ट हो जाएगा च में, यह च में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि त के बाद, दूसरा रूल है, ज या झ आ रहा हो, ज या झ आ रहा है तो यह ज में कन्वर्ट हो जाएगा, ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा कहता है, यदि त के बाद ट या थ आता हो, ट या ठ आ रहा है तो यह कन्वर्ट हो जाएगा ट में। नेक्स्ट है, यदि त के बाद ड या ढ आ रहा है, ड या ढ आ रहा है तो यह कन्वर्ट हो जाएगा ड में। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि त के बाद ल आ रहा है तो ल कन्वर्ट हो जाएगा ल में, आधा ल में। ठीक है, यदि त के बाद स आ रहा है, बड़ा स, तो इसके लिए 2 रूल बनते हैं। पहली बात है कि त जो है, त ये च में कन्वर्ट हो जाएगा, त जो है च में कन्वर्ट होगा, और बड़ा सा जो है, बड़ा सा यह कन्वर्ट हो जाएगा छ में, छ छाता में। ठीक है, ये छ में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि त के बाद ह आता हो, ह, तो इसके लिए जो रूल बनेगा, त जो है द में, जो त है वह द में कन्वर्ट होगा, और जो ह है, जो था ह है, वह ध में कन्वर्ट होगा, ध में परिवर्तित होगा। ठीक है, यहाँ पर इतने रूल हैं, तो इन सभी का एग्जाम्पल देखते हैं बारी बारी। तो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा कि रूल नंबर 4 क्या कहता है त संबंधी नियम में। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उत धन चारण, चारण। तो यहाँ पर देखिए त के बाद च आया है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? उच्चारण, उच्चारण। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। अगर त के बाद च या छ आ रहा है तो चब हो जाएगा, उच्चारण। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि त के बाद ज या झ आता है तो इसके लिए देखिए, सत
सत धन जन, क्या हो जाएगा? सज्जन, सज्जन। तो ज हो गया, यहाँ पर ज हो जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उत धन, उत धन झाटिका, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उज्झाटिका, उज्झाटिका। तो जो त है वह ज में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ट के लिए। ठीक है, ट के लिए देख लेते हैं। यदि त के बाद ट या ठ आता है तो इसका है तत धन टीका, क्या होगा? टट्टिका, त टी का। इसका एग्जाम्पल देखते हैं ड के लिए। यदि त के बाद ड या ढ आता है तो जैसे उत धन डयन, तो क्या हो जाएगा? उड्डयन। इसका एग्जाम्पल बनेगा उ ड य न। यदि ड या ढ के बाद ड आता है तो ड बनेगा उड्डयन। ल के लिए देखते हैं एग्जाम्पल। उत धन लाश, तो क्या बनेगा? उल्लास। ठीक है, उल्लास हो गया। अब इसमें देखते हैं स, यानी कि त के बाद अगर स आ रहा है तो त च में कन्वर्ट होगा और स छ में कन्वर्ट होगा। जैसे उत धन श्वास, क्या हो जाएगा इसका? उच्छ्वास, उच्छ्वास। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। सत धन शास्त्र, सत धन, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है सत धन शास्त्र, तो क्या हो जाएगा? स छात्र। तो यहाँ पर त जो है च में कन्वर्ट होता है और स जो है छ में, तो क्या हो जाएगा? सच्छात्र। ठीक है, नेक्स्ट है यदि त के बाद ह आ जाए तो यह जो त है द में कन्वर्ट होगा और ह जो है ध में। जैसे उत धन हरण, इसका क्या होगा? उद्धरण, उद्धरण। ठीक है, उद्धरण हो जाएगा। एक और देखते हैं। उत्धर हार, उत धन हार, इसका हो जाएगा उद्धार। ठीक है, उद्धार हो जाएगा। तत्धन, तत् नेक्स्ट एग्जाम्पल है तत्धन हित, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तद्धित। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि का रूल नंबर 4 हो गया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं कि रूल नंबर 5 क्या कहता है। तो रूल नंबर 5 है म के बाद, ठीक है, म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक्य, जैसे अंग, इय, अड़, न, म अथवा अनुस्वार बन जाता है। जैसे म के बाद, ठीक है, म है, म के बाद रूल पर फोकस करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक्य, मतलब नाक से बोले जाने वाले अक्षर, जिसमें है अंग, इय, ठीक है, इय भी आधा रहेगा, अड़, ठीक है,
न और म, न और म, या अनुस्वार बन जाता है, अनुस्वार, अनुस्वार बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, जिससे एक नोट लिख लेते हैं, नोट, NOTE, नोट। नोट में है शब्द के अंत में, शब्द के अंत में अनुस्वार, अनुस्वार सदैव म, अनुस्वार सदैव म का रूप होता है, म का रूप होता है। अतः सम, जैसे अगर सम है तो सम को हम, ठीक है, सम को हम सम भी लिख सकते हैं। इस संग यानी स की अंक की मात्रा भी लिख सकते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा कि यदि म है, म के बाद अगर किसी भी उसी वर्ग का अगर कोई शब्द आता है तो नाक से बोले जाने वाले शब्दों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे समधन, विधान, तो इसका संधि क्या हो जाएगी, संविधान, संविधान, ठीक है। म जो है और वक्त के साथ जुड़ा है तो यहाँ पर अंक की मात्रा लग गया है, संविधान। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। सम धन कृति, तो यहाँ पर क चल रहा है, क वर्ण, री की मात्रा लगा है तो इसका हो जाएगा संस्कृति, संस्कृति, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है 6, न का अड़ में परिवर्तन, तो इसका रूल लिख लेते हैं नियम की तरह। यदि री, र और षटकोट श के बाद न व्यंजन आता है तो न व्यंजन आता है तो उसका, ठीक है, उसका अड़ हो जाता है, भले ही बीच में क वर्ग प वर्ग, यानी क वर्ग से प वर्ग अनुस्वार य, अनुस्वार में कौन कौन आता है, य आता है, व आएगा, ह आदि में से कोई भी एक वर्ड क्यों न आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं कि यदि री और र स के बाद न आता है, न व्यंजन आता है तो उसका एक पाई अड़ा हो जाता है। अगर उसके बीच में क वर्ग से प वर्ग के बीच कोई भी आता हो या फिर अनुस्वार य व ह आता हो, कोई भी आ जाए फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उदाहरण देख लेते हैं पहले इसका, तो एक सूत्र के रूप में देखते हैं। यदि री, र और श इसके बाद
न आता है, न आए तो क्या बन जाता है, एक पाई अड़ा हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे परि धन मान, तो क्या हो जाएगा, परिमाण, परिमाण। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कृष्ण धन न, तो क्या हो जाएगा, कृष्ण, कृष्ण। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे परि धन नाम, क्या हो जाएगा, परिणाम, परिणाम। ठीक है, आगे देखते हैं। शो श धन अन, क्या हो जाएगा, शोषण, शोषण। ठीक है, नेक्स्ट है विष धन नु, विष धन नु, तो क्या है, विष्णु। तो ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल हैं व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हैं। आगे है त्रिस प्लस ना, क्या हो जाएगा, तृष्णा, तृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं दो और। री धन न, तो क्या हो जाएगा, ऋण, ऋण। ठीक है, किम धन तू, क्या हो जाएगा, किंतु, किंतु। ठीक है, सभी एग्जाम्पल किसके हैं, व्यंजन संधि के हैं, जो रूल नंबर 6 में आते हैं। नेक्स्ट है 6 एग्जाम्पल देखिए। हर धन न, क्या हो जाएगा, हरड़, हरड़। ठीक है, ये सभी के सभी एग्जाम्पल जो हैं व्यंजन संधि के हैं। तो नियम नंबर 7 है श का षटकोण श। ठीक है, अगर स का षटकोण स में परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, यानी सरल स का षटकोण स में परिवर्तन कैसे होगा। स का स में यदि स के स व्यंजन से पहले, यदि स व्यंजन से पहले अ या आ से भिन्न, से भिन्न यानी कि इसका दूसरा भिन्न कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर आता है, तो श का षटकोण स हो जाता है, हो जाता है। जैसे उदाहरण, अभी धन शेक, सड़क से रहेगा, शेक, क्या हो जाएगा, अभिषेक, अभिषेक। आगे है सुधन सुप्ति, शु धन सुप्ति, क्या हो जाएगा, सुसुप्ति, सुसुप्ति। एक आगे दो एग्जाम्पल और देते हैं। निधन से ध, निधन से ध, क्या हो जाएगा, निषेध, निषेध। जैसे सु धन क्षमा, क्या हो जाएगा, सुषमा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वि धन सम, क्या हो जाएगा, विषम। ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं ये सभी व्यंजन संधि के रूल नंबर 7 में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर व्यंजन संधि समाप्त होता है। अब नेक्स्ट संधि है विसर्ग संधि, जो तीसरी संधि है। तो यहाँ परिभाषा है विसर्ग संधि का। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1, विसर्ग को स षटकोण स में परिवर्तन, ठीक है। पहला रूल कहता है विसर्ग को बड़ा स षटकोण स में परिवर्तन करना। तो कहा गया है यदि विसर्ग के बाद
के बाद विसर्ग के बाद च या छ व्यंजन हो तो विसर्ग का यानी जो विसर्ग है उसको हटाकर श यदि आगे है यदि ट या ठ व्यंजन हो तो च या छ के बाद अगर होता है तो ट या ठ व्यंजन हो तो यह कन्वर्ट होता है षटकोण स में, ठीक है। और यदि तथा त या थ व्यंजन हो तो स हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ऊपर ही रूल में बताया गया है कि यह स यानी परिवर्तन होने की बात होता है। स तब बनता है जब च या छ हो, षटकोण स तब होता है जब ट या ठ हो, स तब होता है जब त या थ हो। तो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण निह विसर्ग लगा हुआ है, चल तो क्या है निश्चल, निश्चल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है निधन छल तो क्या है निश्चल, आगे है निधन ठूर, इस जगह निष्ठुर, यहाँ पर षटकोण सा हो गया है। आगे देखते हैं निधन तार, क्या हो जाएगा निस्तार। आगे एग्जाम्पल देखते हैं निधन चिंत, क्या हो जाएगा निश्चिंत, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है दूधंतर तो इसका हो जाएगा दुस्तर। आगे है नमधन नमः धन ते, क्या हो जाएगा नमस्ते जो है विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर ये सभी जो है विसर्ग संधि का रूल नंबर फर्स्ट में आते हैं। दूसरा रूल देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद में जैसे है अनु धन सरल, तो क्या हो जाएगा इसका अनुसरण, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अनुसरण वही रहेगा। आगे है विस्मरण, जैसे वि धन स्मरण, क्या हो जाएगा विस्मरण, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये अपवाद में आते हैं। रूल नंबर 2 है विसर्ग संधि का रूल नंबर 2, विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना, विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आता है इसका जो रूल, इसमें 2 आते हैं। यदि विसर्ग के बाद षटकोण स या फिर सड़क स में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है, यानी कि इसके आने से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अथवा विसर्ग के आने से व्यंजन का रूप ले लेता है।
इसी में करा है कि विसर्ग आने के अथवा विसर्ग आने के व्यंजन का रूप लेता है। या तो व्यंजन का रूप ले लेगा या तो वैसा ही रहेगा, या तो व्यंजन का रूप लेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दुह धन शासन, तो क्या हो जाएगा दुःशासन, दुःशासन, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परंतु इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, जैसे दुःशासन, यानी कि यहाँ पर चाहे तो आप ऐसे लिखिए, चाहे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका, निसंकोच, निह धन संकोच, तो या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, निह संकोच या निसंकोच, निसंकोच, दोनों तरीके से सही हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, निधन संदेह, संदेह, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा निसंदेह, निह संदेह। इसमें रूल नंबर 2 आता है, विसर्ग के बाद यदि क या ख आ जाए, यदि विसर्ग के बाद क या ख आए अथवा प या फ आए, प या फ आए, तो विसर्ग का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रज, रजह धन कड़, क्या हो जाएगा रजह कड़, रजह कड़, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे प्रातः, जैसे प्रातः धन काल, तो क्या हो जाएगा प्रातः काल, प्रातः काल, कोई परिवर्तन नहीं होता है यदि क या ख या प या फ आए तो। ठीक है, इसका नियम नंबर 3 है, विसर्ग संधि का नियम नंबर 3, रूल नंबर 3 है, विसर्ग को र में परिवर्तन करना। यदि विसर्ग से पहले अ या आ से भिन्न कोई भी स्वर आए, यानी अ या आ नहीं होना चाहिए, इससे भिन्न कोई स्वर आए, और विसर्ग के बाद किसी स्वर, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दुह धन उपयोग, दुधन उपयोग, किसका क्या हो जाएगा दुरुपयोग, दुरुपयोग, र में परिवर्तित हो गया यहाँ पर। आगे देते हैं निह, निह धन मल, क्या हो जाएगा निर्मल, निर्मल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, निह धन जन निर्जन, निर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दुह धन बल दुर्बल, दुर्बल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दुह धन आशा, ठीक है, इसका मतलब दुराशा, दुराशा हो जाएगा। नेक्स्ट है निधन, निह धन धन, क्या हो जाएगा निर्धन, निर्धन हो जाएगा। ठीक है, आगे भी देख सकते हैं, दुह धन वासना, इसका हो जाएगा दुर्वासना, दुर्वासना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, पुनः धन जन्म, क्या है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। ठीक, ये सभी एग्जाम्पल जो हैं विसर्ग संधि के हैं। तो रूल नंबर 3 यहाँ पर ख़त्म होता है, यानी कि विसर्ग के पहले अ या आ में से कोई दूसरा भिन्न स्वर हो और इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या फिर य र ल व ह में से कोई अन्य वर्ण आता है तो विसर्ग को हटाकर र में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं। रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 है अ या अह, या अह के स्थान पर
ओ का हो जाना, का हो जाना। ठीक है, ये कब होता है? यदि विसर्ग के पहले अ स्वर और आगे अ अथवा कोई सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन में क्या आता है? जैसे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ग होता है, जो अक्षर होता है, वो सघोष वर्ग में आता है। ठीक है, अगर आता है या फिर र, य, ल, व, श में से ह में से कोई भी वर्ड आता है तो अ और विसर्ग यानी अह के पहले उसको हटा करके ओ हो जाता है, जिसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है अ अथवा अह के स्थान पर ओ का हो जाना। यदि विसर्ग के पहले अ स्वर आए और आगे अ अथवा सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन में क्या होता है कि सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो अक्षर आता है सघोष व्यंजन कहलाता है। या य, र, ल व ह में से कोई भी वर्ड हो तो अ या विसर्ग को हटाकर उसके बदले ओ को लगा दिया जाता है। तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, मनः, मनः धन योग, तो क्या हो जाएगा? मनोयोग, मनोयोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वयः, वयः धन वृद्ध, तो इसका हो जाएगा वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है मनः धन रथ, मनः धन रथ, क्या हो जाएगा? मनोरथ, मनोरथ। ठीक है, एक इसके एग्जाम्पल हैं जैसे रजः, रजः धन गुड़, क्या हो जाएगा? रजोगुड़, रजोगुड़। मनः धन विकार, मनः धन विकार, क्या हो जाएगा? मनोविकार, मनोविकार। ठीक है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। यदि अ के स्थान पर यानी कि अ स्वर आए और आगे जो है अ या फिर सघोष वर्ड आए या फिर य, र, ल व ह में से कोई वर्ड आए तो विसर्ग को हटाकर ओ कर दिया जाता है। ठीक है, ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल्स हो गए हैं। नियम नंबर 5 देखते हैं। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 कहता है विसर्ग का लोप होना। विसर्ग का, विसर्ग में दो ही बिंदी रहेंगे, विसर्ग का लोप होना। देखिए, इसमें रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो, यानी विसर्ग के आगे र व्यंजन हो, डॉलर हो गया यार, र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निधन, निधन रज, क्या हो जाएगा? नीरज, नीरज। तो देखिए यहाँ पर जो विसर्ग है इसका लोप हो गया, छोटी ई को बड़ी ई में बदल दिया गया है, तो नीरज हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। निधन रव, क्या हो जाएगा? नीरव, नीरव हो जाएगा। निधन रस, निधन रस, क्या हो जाएगा? नीरस, नीरस। ठीक है, आगे देखते हैं। निधन रोग, क्या हो जाएगा? निरोग, निरोग। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं रूल नंबर 5 में विसर्ग का लोप होना। इसमें दूसरा है यदि विसर्ग के पहले अ या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे इसका दूसरे का एग्जाम्पल है, जैसे अतः धन एव, क्या हो जाएगा? अतएव, अतएव। ठीक है, यहाँ पर अ है और यहाँ पर दूसरा स्वर आ गया है तो विसर्ग का लोप हो गया। रूल नंबर 3 कहता है कुछ शब्दों में विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नमः धन कार, क्या बोलेंगे? तो नमस्कार, क्या बोलेंगे? नमस्कार, नमस्कार। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। भा धन भाह धन कर, क्या हो जाएगा? भास्कर, भास्कर।
भास्कर शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची है। आगे है पुरह, पुरह धन कार, तो क्या हो जाएगा पुरस्कार, पुरस्कार। तो यहाँ पर विसर्ग जो है लोप हो जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही टॉपिक में पूरी जो संधि है ये समाप्त हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों अगर कहीं आपको भी त्रुटि नज़र आ रही है या फिर आपको कहीं संदेह उत्पन्न हो रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, तो 8081704025, ये जो है व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पर भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।